लिखो 16 अक्टूबर और 13 नवंबर को आए हुए प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न है जो बार बार रिपीट हुए हैं दोनों पेपरों में। लिखो, नंबर 1 डाल के लिखना नर्मदा नदी। नर्मदा नदी ये अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है। अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है और पश्चिम दिशा में बहती हुई अरब सागर में गिरती है। सीधा सा प्रश्न आएगा कि नर्मदा नदी कहां से निकलती है? कहां से निकलती है? अमरकंटक के पहाड़ से। और ये ऐसी नदी है जो विपरीत दिशा में बहती है। अमरकंटक के पहाड़ से एक सोन नदी निकली है जो पूरब की तरफ बहती है, लेकिन ये नर्मदा नदी है और ये एक इसके साथ में ताप्ती नदी बहती है, दोनों किधर बहती हैं? पश्चिम दिशा की ओर, यानी ये अरब सागर में गिरती है। तो इस नदी से 2 प्रश्न आए अब तक। कौन कौन से? कि एक आया कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। 13 नवंबर को एक प्रश्न आया है कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो ध्यान रखना, नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदी ऐसी हैं जो डेल्टा नहीं बनाती। डेल्टा नहीं बनाती है तो फिर ये क्या बनाती हैं? तो ये एस्चुरी नाम की नदी आकृति बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी। सबको साथ साथ में बोलना है, तेज तेज। सरदार सरोवर परियोजना कहां स्थित है? कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? नर्मदा और ताप्ती। एक प्रश्न और है इसका कि ये नदी, लिखो, ये नदी रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी से बहती है। लिख लिया? अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय। दोनों दिनांकों में ये पेपर क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 13 अक्टूबर वाले प्रश्न में आया था कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने ध्वस्त किया? तो मैंने पहले ही बताया था आपको, बख्तियार खिलजी।
13 नवंबर को 13 नवंबर को प्रश्न आया कि नालंदा विश्वविद्यालय कहां है? तो कहां स्थित है ये? बिहार में। बिहार। अब की बार 16 जनवरी को जो पेपर है उसमें संभावना रहेगी 99% कि नालंदा किसने बनवाया? कुमारगुप्त। किसने बनवाया था? कुमारगुप्त। तो कुमार गुप्त ने। महत्वपूर्ण है ये कुमार गुप्त। अब की बात 15 जनवरी को जो पेपर होगा उसके लिए महत्वपूर्ण है। किसने बनवाया? कुमार गुप्त ने। आका में तो पीछे करा दूं मैं। ठीक है, ठीक है। लिखो एक समझौता। जो मुख्य मुख्य समझौता है उनमें से भी एक प्रश्न निकल करके आ रहा है। एक तो हुआ था 1954 में पंचशील समझौता। पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य हुआ था। याद रखना किस किस के मध्य हुआ था? भारत और चीन के मध्य। फिर आता है सिंधु नदी समझौता। ये सिंधु नदी के पानी के बंटवारे से संबंधित है। ये 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ। किस किस के मध्य हुआ? भारत और पाकिस्तान के मध्य। अगला ताशकंद समझौता। 16 अक्टूबर वाले पेपर में ये प्रश्न पूछा गया कि ताशकंद समझौता कब हुआ? तो ये 1966 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ। इसमें भाग लेने के लिए भारत के जो दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, वो ताशकंद गए हुए थे। वहीं पर इनकी एक होटल में मृत्यु हो गई थी। अगला समझौता है महत्वपूर्ण शिमला समझौता। ये 1972 में हुआ था और किस किस के मध्य हुआ था? भारत और पाकिस्तान के मध्य। 1972 में भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न आ रहा है मरुस्थलों से। कौन सा मरुस्थल कहां स्थित है? 4 मरुस्थलें घूम फिर के उन्हीं में से प्रश्न आएगा। ठीक है, तो लिखो थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में स्थित है। 85% भारत में आता है और 15% पाकिस्तान में आता है। एक है गोबी का मरुस्थल। ये एशिया महाद्वीप में स्थित है गोबी का मरुस्थल, और मंगोलिया देश पड़ता है। गोबी का मरुस्थल कहां स्थित है? मंगोलिया में। एक है सहारा मरुस्थल। ये अफ्रीका में स्थित है। और एक है कालाहारी। ये बोत्सवाना अफ्रीका में ही स्थित है। 13 नवंबर के में ये वाला प्रश्न आया था।
16 अक्टूबर वाले में गोभी का महोत्सव पूछा गया था। अब सहारा और काल आदि बचे हैं, मंगोलिया में तो दोनों में से एक आ सकता है। ठीक है, अगला है भारत की परमाणु क्षमता। भारत की परमाणु क्षमता। तो सुनो, भारत में जो परमाणु ऊर्जा है उसके जनक हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। क्या है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो 13 नवंबर वाले में प्रश्न आया है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये कहां स्थित है? ये त्रांबे मुंबई में स्थित है। कहां स्थित है? मुंबई। त्रांबे मुंबई। मुंबई में। लिख लिया। परमाणु ऊर्जा के जनक कौन है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? त्रांबे मुंबई। एक है नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र, इसकी लिख लेना, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। लिख लिया। नरोरा कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। एक सबसे महत्वपूर्ण बनता है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र ये तारापुर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। कहां स्थित है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में स्थित है। तो इनमें से ही कोई ना कोई प्रश्न घूमेगा फिर से। ठीक है, लिखो। एक है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। तो इसमें लिखिए 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से शुरू हुआ। 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी, जिसका 2021 में नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। बोलो बोले की क्लास में यही याद कर लो। ठीक है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1991-92 में। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। पुरस्कार। पहला
पुरस्कार किसे मिला? पहला पुरस्कार मिला था विश्वनाथ आनंद को। विश्वनाथ आनंद भारत के शतरंज के खिलाड़ी हैं। किस चीज के खिलाड़ी हैं? शतरंज के। किसके हैं? शतरंज के। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? विश्वनाथ आनंद को। मेजर ध्यानचंद के बारे में लिखना। 13 नवंबर को यह प्रश्न पूछा गया है सीधा का सीधा कि मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से? मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? हॉकी। इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। अब की बात ध्यान रखना कि फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? मिल्खा सिंह। और उड़नपरी किसे कहा जाता है? पीटी ऊषा। एक प्रश्न इसमें लिखना है कि पहली क्रिकेट की महिला खिलाड़ी लिखिए। ऐसे लिखिए कि पहले क्रिकेटर थे सचिन तेंदुलकर। पहले क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर थे जिन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार या राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 13 नवंबर के पेपर में आया कि भारत के पहले क्रिकेटर जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया तो कौन थे? वो सचिन तेंदुलकर। अब की बार ऐसे याद रखना कि पहले क्रिकेटर जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था तो कौन थे? सचिन तेंदुलकर। पहली महिला क्रिकेटर लिखो। पहली महिला क्रिकेटर में लिखना आपको मिताली राज। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थी। ये 10,000 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी थी। इन्होंने इस साल क्या ले लिया है? संन्यास। ठीक है। सीधा सा प्रश्न आ सकता है कि मिताली राज का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? क्रिकेट से। ठीक है, लिखो। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1991-92 में। पहला पुरस्कार विश्वनाथ आनंद को दिया गया था जो शतरंज के खिलाड़ी थे। और पहले क्रिकेटर जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न मिला वो कौन थे? सचिन तेंदुलकर। पहली महिला क्रिकेटर मिताली राज। लिखिए। अगला प्रश्न निकल के आ रहा है रविंद्रनाथ टैगोर में से। रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। सबसे पहले 13 नवंबर को जो पेपर हुआ उसमें आया है कि भारत के पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की रचना की। इन्होंने एक प्रश्न आया है बरेली यादों में कि विश्व भारती की स्थापना किसने की? विश्व भारती की स्थापना। तो विश्व भारती की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था गीतांजलि। और ध्यान रखना अब की बात सबसे महत्वपूर्ण बनता है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की?
स्टार लगा लेना इस प्रश्न पे कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। बैठा रहा बाजी संदीप गुरुजी क्लास में। अब की बार विश्व भारती से संबंधित आया है कि विश्व भारती की स्थापना किसने की? अब की बार कौन सा आएगा? शांति निकेतन की स्थापना किसने की? या इनकी पुस्तक का नाम क्या है? गीतांजलि। दोनों तारीखों में ये पेपर, ये क्वेश्चन रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित रिपीट हुआ है, तो संभावना है कि 16 जनवरी के 15 जनवरी के पेपर में भी ये रिपीट हो। परमाणु परीक्षण, देखिए परमाणु परीक्षण भारत में अब तक 2 बार परमाणु परीक्षण किए हैं। तो लिखिए पहला परमाणु परीक्षण 1974 में पोखरण, जो जैसलमेर राजस्थान में पड़ता है, वहां पर इंदिरा गांधी के समय पर किया गया था। इस मिशन का नाम स्माइलिंग बुद्धा या लाफिंग बुद्धा या स्माइलिंग बुद्धा था। दूसरी बार 1998 में 11 मई और 13 मई को अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। तो भारत ने लगातार 2 परमाणु परीक्षण किए थे, 11 मई 1998 और 13 मई 1998 को। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन शक्ति था। क्या था? ऑपरेशन शक्ति। बोलते जाओ, क्या था? ऑपरेशन शक्ति। पहला परमाणु परीक्षण कब किया? 1974 में। कहां पर किया था? पोखरण में। एक प्रश्न है, नए राज्यों का निर्माण। नए राज्यों का निर्माण। तो 2000 में 3 राज्य बने थे। 13 नवंबर को पूछा गया है कि झारखंड का निर्माण किस राज्य में से हुआ था? तो किस में से हुआ था? बिहार में से। 2 और बचते हैं, एक तो छत्तीसगढ़ और एक है उत्तराखंड। तो छत्तीसगढ़ का निर्माण मध्य प्रदेश में से और उत्तराखंड का निर्माण उत्तर प्रदेश में से। छत्तीसगढ़ किस राज्य में से काट करके बनाया गया था? मध्य प्रदेश में से। और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में से। एक नया बना है 2014 में तेलंगाना। इसको किस राज्य में से अलग करके बनाया गया है? आंध्र प्रदेश में से। किसमें से? आंध्र प्रदेश में से। चारों को याद रखना, ये वाला आ चुका है। संभावनाएं 99% इनमें से कोई ना कोई आएगा। छत्तीसगढ़ में से, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश में से बनाया गया है, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश में से, और 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश में से अलग करके बनाया गया। एक प्रश्न निकल के आ रहा है, विश्व की प्रमुख महिलाएं। विश्व की प्रमुख महिलाएं। विश्व की प्रमुख महिलाएं। 4 प्रश्न आ चुके हैं अब तक।
एक प्रश्न आया है कि अमेरिका की उपाध्यक्ष या उपराष्ट्रपति, तो ये भारतीय मूल की महिला हैं जिनका नाम है कमला हैरिस। 13 नवंबर को ये प्रश्न आया है। 13 नवंबर को राजस्थान में जो प्रश्न पेपर हुआ है उसमें आया है शेख हसीना कहां से संबंधित है? तो ये संबंधित है बांग्लादेश से। कहां से? बांग्लादेश से। एक आया है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और अब की बार भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री तो कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और लेना पहली लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। ध्यान रखना इस प्रश्न को, मीरा कुमार। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। अब लिखो बेनजीर भुट्टो, लिखो बेनजीर भुट्टो बेनजीर भुट्टो का संबंध किस देश से है? तो बेनजीर भुट्टो का संबंध पाकिस्तान देश से। लिखो बेनजीर भुट्टो किस देश से संबंधित है? पाकिस्तान से। एक लिखनी है तुम्हें विश्व की सबसे ताकतवर महिला, विश्व की सबसे ताकतवर महिला जिसको सबसे शक्तिशाली महिला माना जाता है, जिसे विश्व की सबसे राजनीति में, शारीरिक ताकत नहीं राजनीति में लिखो तो जर्मनी की चांसलर, जर्मनी की चांसलर। सबसे महत्वपूर्ण होगी बात यही प्रश्न है तुम्हारे लिए, जर्मनी की चांसलर कौन थी? तो एंजेला मर्केल, एंजेला मर्केल। इस श्रेणी में ऐसी महिला को शामिल किया जाता है, एक बाकायदा पूरे विश्व की लिस्ट निकलती है 100 शक्तिशाली महिलाओं की, उसमें सबसे शक्तिशाली महिला एंजेला मर्केल। उसमें भारत की जो रक्षा मंत्री थी उसको भी शामिल किया गया था। और नीता अंबानी जो मुकेश अंबानी की पत्नी है वो भी इसमें शामिल रहती है। मतलब सबसे शक्तिशाली का मतलब सबसे पैसे वाली या पावरफुल। एक लिखो विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री। तो ये श्रीलंका की बनी थी भंडार नायके। ठीक है, कौन बनी थी? भंडार नायके। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भंडार नायके। इनका पूरा नाम सिरिमावो भंडार नायके था। अब देखो विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति
विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति, विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? मेरिया इसाबेल पेरिन। मेरिया इसाबेल पेरन, ये अर्जेंटीना की थी, अर्जेंटीना की। विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति मेरिया इसाबेल पेरन। विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमावो भंडारनायके, श्रीलंका की। विश्व की सबसे ताकतवर महिला जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल। ध्यान रखना, पहली राष्ट्रपति पूछ रही है भारत की, शेख हसीना पूछ रही है बांग्लादेश से संबंधित है, कमला हैरिस पूछ रही है। अगला नंबर या तो चांसलर का है या फिर बेनजीर भुट्टो जो पाकिस्तान से संबंधित है। एक प्रश्न प्रमुख महिला में से जरूर पूछा है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति पूछ रही है, अब की बात शायद प्रधानमंत्री पूछ रही है। अगला देखो, अभ्यारण्य। अभ्यारण्य 16 अक्टूबर को पूछा गया था कि गेंडा के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो एक अभ्यारण्य काजीरंगा कहां पड़ता है? कहां पड़ता है? असम में। असम में। कहां पड़ता है? असम में। असम में। एक आता है एशियाई शेरों के लिए, एशियाई शेर। अब की बार 99% चांस है एशियाई शेर के। ये गिर अभ्यारण्य है, ये गुजरात में पड़ता है। 13 नवंबर को प्रश्न आया है, भीतरकनिका, भीतरकनिका अभ्यारण्य ये उड़ीसा में, गुरुजी इनको डाल दो। ये उड़ीसा में स्थित है, ये उड़ीसा में स्थित है। इसमें एक विलुप्त प्रजाति का कछुआ पाया जाता है, रिडले। ये रिडले कछुआ के लिए प्रसिद्ध है, भीतरकनिका। ठीक है। अब की बार संभावना है कि बाघ के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? बाघ के लिए एक रणथंभौर अभ्यारण्य जो राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के सवाई माधोपुर में। इन दोनों प्रश्नों में से संभावना सबसे ज्यादा बनेगी। ध्यान रखना, तुम्हारे लिए एक और बन चुका है कि जो नामीबिया से चीते लाए गए हैं वो कौन से अभ्यारण्य में छोड़े गए हैं? तो वो एक कूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क पड़ता है, उसमें ये चीते छोड़े गए हैं। चीतों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध हो गया है? कूनो नेशनल पार्क। ठीक है। 5 अभ्यारण्य ध्यान रखना तुम, क्योंकि रिपीट हुआ है। गेंडा के लिए काजीरंगा और भीतरकनिका किसके लिए प्रसिद्ध है? रिडले कछुआ के लिए। तो होगी बार आ सकता है कि एशियाई शेर के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो गिर अभ्यारण्य गुजरात। या बाघ के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? रणथंभौर सवाई माधोपुर वाला। या चीतों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? कूनो नेशनल पार्क। ठीक है। एक आ रहा है तटरेखा। तटरेखा यानी जलीय रेखा। तो ध्यान से देखना, ये
भारत का नक्शा है। यहां पर गुजरात पड़ता है और इधर ये पश्चिमी बंगाल पड़ता है। इधर बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर और नीचे है हिंद महासागर। तो भारत के कुल 9 राज्य, भारत के कुल 9 राज्य सीमा बनाते हैं। ठीक है, 16 अक्टूबर को सीधा सा प्रश्न आएगा, भारत का कौन सा राज्य तट रेखा नहीं बनाता। और 13 नवंबर को आया है कि सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है। ध्यान रखना, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र आता है, यहां गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटक, ये केरल, केरल की साइड में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 16 अक्टूबर वाले में ऑप्शन था हरियाणा। क्या हरियाणा जलीय सीमा बनाता है? नहीं। अब की बार आ जाएगा 3 राज्य, तो इनमें से देगा ये 9 के 9 याद करने हैं। किस राज्य की लगती है या किस राज्य की नहीं लगती है? कितनों की लगती है? 9 की। प्रश्न आया था कि भारत के कौन से राज्य की तट रेखा नहीं लगती है, तो हरियाणा। अगली बार पंजाब आ सकता है और कोई सा भी आ सकता है जिसकी नहीं लग रही है। 13 नवंबर वाले में प्रश्न आएगा सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है, तो ध्यान रखना सबसे लंबी तट रेखा गुजरात। अब की बार अगर इसमें से प्रश्न रिपीट होगा तो या तो कितने राज्यों की लगती है, तो कितने राज्यों की लगती है? 9 राज्यों की। या फिर भारत के कौन से राज्य की तट रेखा नहीं लगती है, तो इन 9 को याद कर लेना, इनके अलावा और किसी की नहीं लगती। ठीक है, कुल कितने राज्यों की है? 9। अगला प्रश्न आया है संस्थापकों में से। संस्थापकों में से आया, तो पहले आया था जैन धर्म के संस्थापक। जैन धर्म के संस्थापक, तो जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभ देव या आदिनाथ। कुल 24 तीर्थकार हुए, इनमें से अंतिम थे महावीर स्वामी। अगर स्थापना से संबंधित ये प्रश्न आया है 13 नवंबर को जो बरेली एआरओ और अहमदनगर एआरओ में प्रश्न पूछा है, वो पूछा है सिख संप्रदाय के संस्थापक। तो कौन थे? गुरु नानक। अब प्रमुख जो संप्रदाय हैं उनमें से एक बचता है बौद्ध धर्म। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। अब एक प्रश्न इनमें से संस्थापकों में से बार बार रिपीट हो रहा है, तो वह एक बचता है, वो बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म और एक मुस्लिम धर्म। तो बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? गौतम बुद्ध ने, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें एशिया का पुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ईसाई धर्म की स्थापना ईसा मसीह ने की थी। इनकी पुस्तक का नाम बाइबल। और मुस्लिम धर्म की स्थापना मोहम्मद
साहब ने की। मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब ने। तो ये तीनों प्रश्नों को ध्यान से याद रखना। यस सर। ठीक है? यस सर। एक है भारतीय रिजर्व बैंक। ध्यान रखना, क्वेश्चन आया है बैंकों का बैंक। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई। इसकी स्थापना 1935। मुख्यालय मुंबई में। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई। स्थापना कब हुई? 1935 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। एक प्रश्न और है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? राष्ट्रीयकरण, पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1969 में किया गया था। 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था इंदिरा गांधी के समय में। कब? 1969। इस प्रश्न को याद रखना। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? रिजर्व बैंक को। ध्यान रखना, भारत के जो नोट होते हैं उनको आरबीआई छपवाता है, और जो 1 रुपए का सिक्का होता है उसे कौन छपवाता है? वित्त मंत्रालय। बाकी के नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के साइन होते हैं, जबकि 1 रुपए के सिक्के पर किसके होते हैं? वित्त सचिव। एक प्रश्न आया है, भारत का सबसे ऊंचा पठार। सबसे ऊंचा पठार, भारत का सबसे ऊंचा पठार। तो इस पठार का उत्तर है लद्दाख का पठार। भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी हिमालय की पहाड़ी है, और सबसे ऊंचा पठार भी कौन सा है? लद्दाख का पठार। जो हिमालय के पठार, हिमालय में ही स्थित है। अब अगला प्रश्न बन सकता है कि सबसे बड़ा पठार, तो ये है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। और भारत का रूर किसे कहा जाता है? भारत का रूर, तो ये छोटा नागपुर का पठार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को। अब ध्यान रखना, ये तो भारत के परिप्रेक्ष्य में होगी बात। अब विश्व में, तो विश्व में सबसे ऊंचा पामीर का पठार। सबसे बड़ा तिब्बत का पठार। कौन सा है? तिब्बत का पठार। पामीर का पठार तिब्बत के पठार का ये हिस्सा है जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व की छत। ध्यान रखना, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार लद्दाख का पठार। और भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार को। और विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार। विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार। लिख लिए। प्रश्न आया है साक्षरता का, कि सबसे ज्यादा साक्षरता किस राज्य की है? तो सबसे ज्यादा साक्षरता है केरल की। अब की बात ध्यान रखना, सबसे कम बिहार।
बिहार ऐसा राज्य है जिसका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सबसे गरीब राज्य है। कौन सा? बिहार। अशिक्षित और अशिक्षित का मतलब यही है कि सबसे कम साक्षरता उसी की है। ठीक है, सबसे कम साक्षरता किसकी है? बिहार की। सबसे ज्यादा केरल की। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि टोडरमल कौन था? टोडरमल कौन था? तो ये अकबर का वित्त मंत्री था। मैंने आपको लिखाया कि अकबर का वित्त मंत्री। अगर ये प्रश्न आया है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। तो अगला प्रश्न ये भी आ सकता है कि टोडरमल ने किसकी स्थापना करी? तो इसने 10 साल पद्धति या बंदोबस्त प्रारंभ किया। किसने? टोडरमल। किसने? टोडरमल। एक प्रश्न भारत रत्न में से अवश्य आ रहा है, 2 प्रश्न आ रहे हैं एक ही पेपर में, 2 प्रश्न। तो इस टॉपिक पर पूरी एक वीडियो बनेगी, पूरे इसी टॉपिक पर। ठीक है, धन्यवाद।